बता दें कि नंदीग्राम में मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताकर पूरी लड़ाई को नई दिशा दे दी है। बीजेपी ने इसे ममता की हताशा बताया है। মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র, আমার পুজোয় যদি মানুষের ভালো হয় সেই পুজোটাই আমি দিই। আমি মামাটি মানুষের পুজো করি। আমার ঠাকুরের জায়গায় একটা মামাটি মানুষ কুলোর মধ্যে লেখা ঝোলে কেন জানেন তো? আমি রোজ প্রার্থনা করি। परफॉर्मेंस में जीरो, पंगे में हीरो, और उनको गोत्र याद आ गया इसी में। और ये लोग वो है उस तरह के सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा जो रूम में टोपी और रोड पे तिलक का अभी तक पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच करते रहे हैं। अब जो है वो लोगों को अपना गोत्र बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज हो गई पहले से कि चुनाव में, चुनाव के रिजल्ट से पहले उन्होंने अपनी हार मान ली है। ममता बनर्जी ने अपना गोत्र शांडिल्य बताया तो बीजेपी की तरफ से जवाब दे दिए शांडिल्य गोत्र के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आ गए। आज तक से गिरिराज बोले हार के डर से ममता बनर्जी को गोत्र याद आ रहा है। ममता बनर्जी अगर अपना गोत्र शांडिल्य बताती हैं तो आपका भी गोत्र शांडिल्य है, दिक्कत आपको किस तरीके की हो रही है? हमें दिक्कत नहीं, हमें तो खुशी हो रही है। दिक्कत केवल यही है कि ममता दीदी, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मोदी जी के डर से आपने गोत्र तो बता दिया, लेकिन आज तक आपने शांडिल गोत्र वालों को इतना तंग और तबाह क्यों किया? जो दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाठियां खाते थे, कोर्ट के शरण में जाते थे, रामनवमी में जय श्री राम बोलने के लिए लाठियां खाते थे, आज भी जय श्री राम बोलने पर आपको गुस्सा आता है। ये कौन थे? ये तो शांडिल गोत्र ही थे, उन्हीं के परिवार थे, उन्हीं के कुटुंब थे, उन्हीं के समाज थे। उस दिन क्यों नहीं आया दया? उस दिन तक तो आप दूसरे रास्ते पकड़ ली थी। जब प्रथम चरण में उनकी जमीन खिसक गई तब उनको समझ में आया। गोत्र की बात उन्होंने कही है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष उनका गोत्र है, और अब इस तरीके से जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने अपना गोत्र शांडिल्य बताना शुरू कर दिया। चिंता ना करें, महादेव करेंगे तो तीसरा फेज आते आते, दूसरा खत्म होते होते ये सड़कों पर चंडी जाप करने लगेंगे। राहुल गांधी, ममता दीदी नहीं, इनका शांडिल गोत्र, ये सब सीजनल गोत्र वाले हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नंदीग्राम में कल मतदान है, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है। कैसी तैयारी है बता रही है हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। तो आपको हम बता दें कि कल मतदान होना है 30 सीटों पर। हालांकि यहां पर पश्चिम बंगाल में मतदान होना है, और इससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि बंगाल में कल दूसरे दौर की वोटिंग में 30 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन सबकी नजरें अगर किसी सीट पर है तो वो है नंदीग्राम पर। सबकी नजरें नंदीग्राम सीट पर टिकी हुई है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि वोटिंग से चंद घंटे पहले ममता बनर्जी ने बड़ा बयान भी दिया है। नंदीग्राम से लगातार अशांति की खबरें आ रही हैं। ममता बनर्जी ने ये बात कही, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाहरी लोग यहां आए हैं। नंदीग्राम में निष्पक्ष मतदान कराया जाए, चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करे। ममता बनर्जी ने ये बात भी कही है, प्रशासन निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे। The outsiders goons, they threatened the people, especially Gokul Nagar, then Ball, and then there are some areas in Balarampur and other areas. But we are already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. और हमारे साथ सीधे श्वेता सिंह जुड़ रही हैं। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है कल, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है मतदान में, इसलिए चुनाव आयोग ही इसे सुनिश्चित करे कि ठीक तरीके से फेयर इलेक्शन कल हो।
नहीं, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर हैं श्वेता। जिस तरह से हमने भी ये रिपोर्ट जो हम अपने दर्शकों को कुछ देर में दिखा सकते हैं, सीआरपीएफ की का डिप्लॉयमेंट यानी सीएपीएफ, अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर। या पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, पुलिस फोर्स के जो लोग हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, सबकी तैनाती यहाँ पर है। नंदीग्राम के पूरे इलाके में आप देख लेंगे, आपको कहीं पर कोई कमी नहीं लगेगी सुरक्षा कर्मियों की। वर्दीधारी आपको अलग अलग इलाकों में नजर आ जाएंगे। हम तो खैर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ममता बनर्जी 3 दिन से यहां पर मौजूद है, और उसके बाद यहीं से वो सारा अपना कामकाज कर रही हैं। और साथ ही आज वो, चूंकि यहां पर अब प्रचार नहीं हो सकता था, कल शाम बंद था, और अब डोर टू डोर सिर्फ हो रहा है यहाँ पर, तो अब वो शिंगूर की तरफ निकली है, लेकिन वापस वो यहीं पर आने वाली है। यहाँ पर वो रहना चाहती है उस समय तक जब तक यहाँ पर मतदान चल रहा है। तो सुरक्षा कर्मियों की ऐसी नहीं है कि कहीं पर भी यहाँ पर कमी दिख रही है। लोगों के मन में भरोसा बनाने के लिए आपको हर जगह पर, हर इलाके में, खासकर जो अति संवेदनशील जिन बूथ्स को माना जा रहा है, वहां पर खासकर बहुत ज्यादा तैनाती की गई है सुरक्षा कर्मियों की, ताकि लोग बेखौफ होकर और मतदान के लिए आए। उनके मन में ये डर न रहे कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। किसी अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए खासकर नंदीग्राम की सड़कों पर आपको पुलिस बल की और सीएपीएफ की मौजूदगी पूरी तरह से नजर आएगी। श्वेता, चूंकि आप लगातार वहां पर बनी हुई हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, तो आप बेहतर समझती हैं वहां की नब्ज को। ये बताइए, ममता बनर्जी एकाएक सामने आती है और उन्होंने जिस तरह की आशंका जताई, उन्होंने कहा कि पिछले शाम से लगातार खबरें आ रही है और कई तरह की खबरें गड़बड़ियों की और हमले की खबर आ रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में, या फिर ये मात्र एक पॉलिटिकल गिमिक है? देखिए, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसे किस चीज का नाम दें? यहाँ पर बलरामपुर गांव है, वहां पर ममता बनर्जी जब पहुंची थी तो वहां पर उन्हें कुछ, अब उसे विरोध कहिए या फिर जय श्री राम के नारे वहां पर सुनाई दिए थे। इसी रोड से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि नंदीग्राम में जो बिल्कुल पहला बाजार दिखेगा, वहां पर भी उनको इसका सामना करना पड़े। शुभेंदु अधिकारी जब अपने प्रचार से लौट रहे थे तो उनको भी कुछ इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन चूंकि सुरक्षा कर्मी इस तादाद में रहते हैं ना श्वेता, तो वहां पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, कोई ऐसी अनिष्ट चीजें नहीं आई हैं यहाँ पर। हाँ, दोनों तरफ से, यानी बीजेपी और तृणमूल दोनों की तरफ से कुछ ऐसे मुद्दे जरूर उठाए जा रहे हैं जिसको लेकर कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ से खौफ बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो जमीन पर चीजें हैं, जो हम सारी चीजें दिखा रहे हैं, उस सब के बीच मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि लोग इस समय कितना इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि उनके जीवन को किसी तरह की कोई संकट नहीं है और वो अपने घरों से निकल सकते हैं वोट करने के लिए। तो अब दोनों पक्षों की ओर से जो भी चीज कही जाती है उसमें राजनीति एक बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन जहां तक सुरक्षा का सवाल है और इस तरह के आक्रमण, या तो उस आक्रमण को हमें प्रोटेस्ट से जोड़कर देखना है या नहीं देखना है, ये समझना होगा। ये थोड़ी सी राजनीति के पेच इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा श्वेता, और इसी एंगल से हम दिखा भी रहे हैं लोगों को खबरें कि कहां पर राजनीति आ जाती है और कहां पर असलियत क्या है ग्राउंड पे। चूंकि आप लोग हैं तो आप बेहतर खबर बता रहे हैं। श्वेता, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कल चुनाव होने हैं, 30 सीटों पर हालांकि कल मतदान होना है, लेकिन नंदीग्राम जहां पर इस वक्त आप मौजूदगी है आपकी, वहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो नंदीग्राम के जो लोग हैं, कार्यकर्ताओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो नंदीग्राम के लोग हैं, क्या वो वाकई अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और क्या वो वाकई विलिंग है कल जाकर के चुनाव में मतदान करने के लिए? देखिए, बंगाल में जो वोटर है वो कभी खुलकर नहीं बोलता है। अब वो किसी डर की वजह से नहीं बोलता है, या फिर उसे लगता है कि उसको अपनी बातों को गोपनीय रखना है, इस वजह से नहीं बोलता है। इसको राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजर से देख सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम ये कहें कि बिना कैमरा निकाले जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो स्पष्ट तौर पर नंबर 1 अपनी राजनीतिक राय भी बताते हैं, और नंबर 2 पर वो ये भी बताते हैं कि हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि बोलने के बाद हो सकता है कि हमें टारगेट कर लिया जाए। तो ये चीजें एक तरफ रहती हैं। लेकिन ये भी देखिए कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग का जो प्रतिशत रहता है, वो काफी ऊंचा रहता है। देश के बाकी इलाकों से अगर हम तुलना कर लें तो एक स्वस्थ वोटिंग परसेंटेज यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो लोगों के मन में वो खौफ मिटाया जाए, इसीलिए अब जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि 8 चरण का मतदान उसी कारण से है कि हम सिक्योरिटी की कहीं पर भी कमी न होने दें। लेकिन इस सब के बीच चूंकि चुनाव का समय है, तो ये बातें, ये मुद्दे जो बाकी दल है वो उठाएंगे कि क्या सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी से लोगों के मन में खौफ आता है या फिर लोगों के मन में विश्वास आता है। जो लोगों से बातचीत करके मुझे लग रहा है श्वेता, वो ये कि लोगों के मन में एक तरह से विश्वास आता है कि अगर
पहले दौर में हिंसा की बड़ी घटना नहीं हुई है, तो दूसरे दौर में वो एक एक दौर करके होगा। दूसरे दौर में उन्हें लग रहा है कि शायद वो अपने घर से महफूज होकर, देखिए आपको बस ही बस नजर आएंगे ऐसे सुरक्षा कर्मियों के जो भर भर के निकाले जा रहे हैं। अलग अलग बूथ पर इनका डिप्लॉयमेंट है और एक एक बूथ पर ध्यान से इन सबको भेजा जा रहा है। मैं भी एक ऐसे बूथ पर गई जहां पर सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी मौजूद थी और छोटी छोटी टुकड़ियों में करके उन्हें आगे अलग अलग बूथ के लिए भेजा जा रहा था। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी निरंतर जारी है और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी आज से खासकर इतनी ज्यादा इसीलिए दिखाई जा रही है ताकि लोगों के मन में डर न बैठे और बड़ी संख्या में आए और बेखौफ होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, आपका तमाम जानकारी हमें ग्राउंड जीरो से देने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि नंदीग्राम में कल मतदान है और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त भी है। कैसी है वहां की तैयारी, बता रही है हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। बंगाल में दूसरे चरण का जो मतदान होना है उससे पहले सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी बरती जा रही है। जिस तरह के हालात रहे हैं इससे पहले के चुनावों में, इसीलिए इस बार जो सीएपीएफ के फोर्सेस हैं, खासकर जो सीआरपीएफ हैं, उनकी तैनाती नंदीग्राम को लेकर जितनी भी आशंकाएं लोगों के मन में होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर जब ये फोर्सेस मुस्तैद होंगे, जब ये वर्दीधारी वहां पर खड़े रहेंगे तो अपराधी तत्व जितने भी हैं वो कुछ करना तो छोड़िए, वो कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। पहले दौर के मतदान में भी यही नजर आया था, दूसरे चरण के मतदान में भी यही नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के वो मजबूत कंधे तैयार हैं उन सभी अति संवेदनशील बूथ पर अपनी तैनाती के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, ताकि लोग बेखौफ बड़ी तादाद में आए, अपनी मर्जी के हिसाब से लोकतंत्र के इस पर्व को मनाएं। जो अतिरिक्त तैनाती हो रही है उसकी डिटेल्स भी एक एक करके जारी हो रही है। जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उनकी ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जो बूथ होते हैं, खासकर जो अति संवेदनशील बूथ होते हैं, वहां की जिम्मेदारियां खास करके उनको दी जाती हैं जो इस तरह के इलाकों में ऑपरेट करने में एक्सपर्ट रहे हैं। सीआरपीएफ की तैनाती तो हमने अलग अलग चुनावों में और बहुत ही सफल तैनाती उनकी देखी है, किस तरीके से लोगों के मन में वो भरोसा कायम होता है और वो वोट देने के लिए आते हैं। भले ही इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा लिए जाए, लेकिन आखिरकार अगर लोगों के मन में एक विश्वास बनता है तो इस तैनाती को लेकर इस भीषण चिलचिलाती धूप में, इस उमस भरी गर्मी में भी इन वर्दी वाले चेहरों में एक शिकन आपको नजर नहीं आएगी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नंदीग्राम, आज। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल में प्रचार अभियान जारी है। आज फिर उन्होंने ममता बनर्जी पर हमलों की बौछार कर दी। अभी कहा गया, ममता जी आजकल कहती है कि हम गरीबों में अनाज देंगे, अनाज बांटेंगे। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा चुनाव में? अरे जब मोदी जी ने कोरोना में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल ये देने के लिए मार्च महीने से नवंबर महीने तक की बंगाल की व्यवस्था की, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? क्या किया? चाल चोर के ये चावल चोरी करने वाले लोग आज अनाज बांटने चले हैं। ये लोग जो लोगों का हक छीनते थे वो आज हक दिलाने चले हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। इस मंदिर को करीब 75 वर्षों के बाद दोबारा खोला गया था। ये बात पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुस्लिम कट्टरपंथियों की इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी। इस खबर पर पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है। कि मैं मकबूजा कश्मीर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं, और जिस तरह अभी मेरे से पहले वजीर खारजा ने कहा कि सारा पाकिस्तान आज मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है। इमरान खान उस कश्मीर के लोगों को आए दिन भरोसा देते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जिस हिंदू आबादी के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए
उनके तो मंदिर भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 100 साल पुराने एक हिंदू मंदिर पर भीड़ ने धावा बोल दिया, पूरे मंदिर में तोड़फोड़ मचा दी, लेकिन इमरान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन ये बात इमरान के नए पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों को नागवार गुजरी और मंदिर का ये हाल है। मंदिर पर शनिवार शाम 10 से 15 लोगों ने हमला किया। मंदिर के मुख्य द्वार के साथ साथ सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। नवीनीकरण की वजह से मंदिर में पूजा के लिए कोई मूर्ति नहीं रखी गई थी। मंदिर पर हमले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक एक भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे ये कायम किया गया था, लेकिन जो वक्त गुजरने के साथ साथ ये बिल्कुल बंद हो गया था, ये प्रैक्टिस में नहीं था। लग यही रहा है कि इस मंदिर को तैयार किया जा रहा था रीओपनिंग के लिए, कि होली का जो त्यौहार है, जो रावलपिंडी में हिंदू बरादरी बसते हैं, वो होली का त्यौहार इस मंदिर में मनाएं, लेकिन कुछ शरपसंदों की वजह से जो है ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले का पुराना इतिहास है। अगस्त 2020 में बंटवारे से भी पहले के एक प्राचीन हनुमान मंदिर को पाकिस्तान के त्यारी जिले में तोड़ दिया गया। नवंबर 2020 में कराची में एक और हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, मूर्तियों को तोड़ा गया, सड़क पर फेंक दिया गया। दिसंबर में भी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी एक हिंदू मंदिर पर भीड़ ने हमला कर दिया था और मंदिर में तोड़फोड़ मचाई थी। मंदिर में आग भी लगा दी गई थी, जिसके बाद हिंदू समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा था। हजारों का मजमा जमा कैसे हुआ और इतना ही बड़ी वहाँ पर ये मॉब ने आकर जो तोड़फोड़ की, मंदिर जलाया गया, तो इसमें बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि हुकूमत इनके पीछे थी। अगर नहीं होती तो इस तरह का वाकया क्यों होता। तो ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है, जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार की वही पुरानी कहानी जारी है। हिंदू मंदिरों के प्रति पाकिस्तान की असली सोच क्या है, इसका प्रचार प्रसार खुद पाकिस्तान की संसद तक में होता है। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है, बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। बैतुल-माल से इस्लाम में गुंजाइश जितने भी हमारे खुलफा गुजरे हैं, उसमें यह मिसाल मौजूद नहीं है कि आप गैर मुस्लिमों के लिए जमीन खरीद कर उसमें मुसलमानों के बैतुल-माल से खर्च करके आप तामीर करें। तो खुद अंदाजा लगाइए, जिस देश में हिंदू मंदिरों के प्रति इतनी नफरत हो, उस देश में हिंदू मंदिर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, वो भी तब जब पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है और उनकी आबादी 75 लाख से ज्यादा है। लेकिन चाहे हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की घटनाएं या हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ पाकिस्तान में आम है, जिसको लेकर इमरान खान बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब बात कुछ करने की आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। अनिल कुमार के साथ आज तक। कोरोना की रफ्तार के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या लापरवाही पड़ गई है भारी। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और लोग हैं कि मानते नहीं हैं। हमारी टीम शहर शहर पहुंची और देखा कि लोग सावधान हैं भी या नहीं। दिल्ली के भीड़ वाले इलाके सुपर स्प्रेडर बन गए हैं। फरवरी के महीने में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे, वहीं मार्च के महीने में ये आंकड़ा 5 गुना बढ़ गया और दिल्ली में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए। अब इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही का आलम क्या है। और हैरानी की बात यह भी है कि सरकार और एजेंसियों ने जिन सख्तियों को लागू करने का ऐलान किया है, वो जमीन पर बेहद कम नजर आती हैं। बिहार में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और किस तरीके से हालात गंभीर होते जा रहे हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं लगातार स्टेशन पहुंच रहे हैं, पटना आ रहे हैं और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई लोगों ने जो है वो मास्क तक नहीं जो है वो पहना हुआ है और इससे जो है होली के दौरान जब भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे थे,
उसके वजह से बिहार में भी जो माना जा रहा है कि कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में जो है ज़बरदस्त जो है वो बढ़ोतरी हुई और पिछले 72 घंटे में तकरीबन 650 नए मामले जो है वो कोरोना के सामने आए हैं, जिससे खतरा जो है इस बीमारी का जो है, इस वायरस का जो है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। और आप ये तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात बिहार में किस तरीके से बेकाबू हैं। और एक दूसरी तस्वीर भी आपको हम जो है वो दिखाना चाहेंगे कि कैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क तो नहीं पहन रहे हैं और सामाजिक दूरी के नियमों का भी जो पालन नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए स्टेशन के ठीक बाहर जो सीटिंग यहाँ बैठने के लिए जो लोग हैं वो लाइन से यहाँ पर आप देखिए बैठे हुए हैं और एक दूसरे से लगभग आप कह सकते हैं चिपक के ही बैठे हुए हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं। दूरी कोई नहीं यहाँ पर एक दूसरे से रखा हुआ है, जिससे खतरा कई ज्यादा गुना और ज्यादा जो है बढ़ गया है। आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? भाई साहब मास्क क्यों नहीं पहनते आप लोग? सांस लेने में दिक्कत होता है। सांस लेने में दिक्कत होता है और आप लोग एक दूसरे सट के बैठे हुए हैं। डर नहीं लगता आप लोगों को कोरोना से? डर तो लगता है। डर लगता है, लेकिन लापरवाही क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं, सांस लेने में दिक्कत है। सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन इन लोगों को ये समझना होगा कि ये जो दूसरा लहर आया है इस संक्रमण का वो कितना ज्यादा खतरनाक है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। और जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उससे बिहार में कोरोना का संकट जो है और ज्यादा गहराता जा रहा है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट जो 1% तक गिर गया था वो बढ़कर अब 10% के ऊपर पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। जब हम भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ बीते 24 घंटों में कुल 497 यानी करीब 500 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर जो है वो 628 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ नंबर 1 पर अभी भी कायम है। आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कुल 2173 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 10 लोगों की इससे मौत भी हुई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि लोग ये देखिए अभी भी बिना मास्क पहने बाहर निकल रहे हैं। पुलिसकर्मी सबसे बात भी कर रहे हैं और उन्हें टोक भी रहे हैं बिना मास्क बाहर निकलने पे, क्योंकि मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पे मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। होली का त्योहार जो है वो भी सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो अभी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि लोग किस तरीके से बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं और अभी भी ये देखने को तैयार नहीं है कि संक्रमण जो है वो जिस तेजी से फैल रहा है उससे उन्हें भी खतरा हो सकता है। लेकिन लोगों की लापरवाही न केवल उन पर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश पे भारी पड़ती हुई दिख रही है। तस्वीरों में भी आपने देखा कि लोग बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकल रहे हैं और खुद के लिए भी खतरा खड़ा कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी खतरा खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में संक्रमण की ये जो रफ्तार है ये कमोबेश वैसी ही है जैसे नवंबर दिसंबर के महीनों में थी। वैक्सीनेशन की ड्राइव जब शुरू हुई थी तो उसके बाद मामले आना कम हो गए थे, लेकिन बीते 10 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े जो हैं वो एक तरीके से इतनी तेजी से बढ़े हैं कि महज 7 दिनों के भीतर वो दुगने हो चुके हैं और कोरोना संक्रमण की रफ्तार 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना घातक रूप लेता जा रहा है। यूपी में कल 918 केस आए तो वहीं राजधानी लखनऊ की हालत और भी बदतर है। लगभग 480 केस लखनऊ में है, पर लखनऊ के लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। मैं इस वक्त मुंशी पुलिया में मौजूद हूँ लखनऊ के और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ से एक छोटी सी पान की दुकान से आप अगर शुरुआत करेंगे, यहाँ से विजय नीरज आपको दिखा रहे हैं, मास्क नहीं पहने हैं। बगल में खीरे की दुकान लगी है, जो खरीदने हैं ना वो मास्क पहने हैं, जो बेच रहे हैं ना वो मास्क पहने हैं। थोड़ा बगल में और आएंगे आपको पूड़ी की दुकान दिख रही होगी। पूड़ी खाते वक्त तो मास्क नहीं लगाया जा सकता, पर खाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करी जा सकती है, जो यहाँ पर इंश्योर नहीं हो रही है। जो पूड़ी बेच रहे हैं वो अभी मास्क नहीं लगाए हैं, ऐसा लग रहा है कोरोना जा चुका है। गन्ने की दुकान पर आप देख सकते हैं, जो गन्ने की दुकान पे जूस बेच रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं। थोड़ा और दूर अगर आप जाएंगे एक और पूड़ी की दुकान है, वहां भी लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे पूड़ी का आनंद ले रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो भी मास्क एक बंदे लगाए हैं और दूसरे बंदे
नहीं लगाएं। यहाँ की तस्वीरें थोड़ी सी डराने वाली है क्योंकि लखनऊ में लगभग 400-500 केस डेली बेसिस पर आ रहे हैं और यूपी का आंकड़ा हर दिन लगभग जो है 1000 क्रॉस कर रहा है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता इन सब चीजों से लेसन लेती है या नहीं। मैं जिस तरह से आपको सीन्स दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दुकानें खुली हैं, लोग परचेस करने आ रहे हैं, पर मास्क आपको हार्डली 10% लोग यहाँ पर लगाए नजर आएंगे। ये स्थिति डराने वाली है, ये स्थिति भयावह है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो कोरोना को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। कोई वैक्सीन आ जाए, अगर हम खुद प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो कोविड-19 और भयानक होता जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की पुष्टि हो चुकी है। बीएमसी कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि मुंबई में ही 49 दिन में 91,000 केस सामने आए हैं। 74,000 को कोई लक्षण नहीं है। करीब 10,000 बेड भर चुके हैं। ये कहा गया है कि अगर नहीं लोग माने तो लॉकडाउन के बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि दूसरी लहर की पुष्टि हो चुकी है महाराष्ट्र में। मुंबई में 49 दिन में 91,000 केस सामने आ चुके हैं। Citizens of Mumbai, we will continuously try to keep 7,000, 8,000 beds always vacant, and since this second wave, 95% of the cases are coming from non-slums. मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के केस ने डरा रखा है। हालत यह है कि सरकार लॉकडाउन को एक रास्ता मान रही है। मुंबई समेत कुछ और शहरों का हाल देखिए। महाराष्ट्र में मंगलवार के दिन 27,900 केसेस देखे गए कोविड के और 139 लोगों की कोविड से मौत हुई। जो आंकड़ा है मरने वालों का कोविड से, वो महाराष्ट्र में बढ़ता दिख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी फिक्र आने वाले दिनों में बन सकती है। मुंबई में 4,700 केसेस पाए गए हैं, 10 लोगों की मृत्यु हुई है। केसेस का जो आंकड़ा है वो पिछले दिनों से थोड़ा कम है। शायद इसमें होली की छुट्टी का भी एक तरह से भाग हो सकता है, ये मानकर चलिए। बट आने वाले दिनों में क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के मन में है। क्या फिर से पूरा लॉकडाउन लगेगा? नाइट लॉकडाउन तो है ही। तकरीबन 600 बिल्डिंग्स मुंबई में है जिसे सील्ड कर दिया गया। मुंबई का डबलिंग रेट कम होकर के अब 50 दिनों पर आ पहुंचा है। तो आने वाले दिन महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए कोविड सिचुएशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। पंजाब में पिछले 48 घंटों में 5,000 से ज्यादा कोरोना के रोगी मिले हैं। 164 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, इस सेक्टर में भी कई जगह पर कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कोरोना से लोग कितने बेखबर हैं इसका अंदाजा भी आप कम से कम यहाँ पर लगा सकते हैं कि लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये देखिए, जब कैमरा जाता है तो लोग मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, लेकिन दूरी और मास्क की जरूरी या फिर ये कहीं प्रशासन की मजबूरी, ऐसा फिलहाल कैमरे पर साफ जगह जगह पर नजर आ रहा है। और वो भी हालात तब हैं जबकि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, इस ही सेक्टर के अंदर कई जगह पर कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि पुलिस ये भी दावा कर रही है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके चालान काटे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का व्हीकल भी ठीक यहाँ पर कुछ कदम की दूरी पर साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर, और यहीं पर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। और वहां जहां पर भी कैमरे की नजर जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। और कोरोना की जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो देखिए ठीक सामने वो दुकान है और उस दुकान पर जिस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है। और ये कहीं ना कहीं वो हालात हैं जब ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से कि 6 अप्रैल तक पंजाब रीजन में कोरोना अपने पीक पर जाएगा, यानी कि चरम पर पहुंचेगा और जो पिछले रिकॉर्ड थे उन रिकॉर्ड्स को कहीं ना कहीं ध्वस्त करेगा। यानी कि अगले 5 से 7 दिन बड़े ही कोरोना को लेकर गंभीरता और संवेदनशीलता वाले हैं। लेकिन लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना के नियम और प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे कोरोना से ये लोग कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।